ठीक है बेटा, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास लैटिस दे रखा है, लैटिस में आपके पास क्या रहेगा, एटम्स वगैरह रहेंगे। सो उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा लैटिस के बीच, लैटिस पॉइंट्स के बीच में। और लैटिस के और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि पीरियोडिक होता है, ठीक है, इट इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिसिटी जो है उसको हम फॉलो अप करके अपना ग्रुप ग्रुप वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सो कंसीडर ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई। तो हमारे पास एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग थ्रू अ लैटिस, एंड उसका जो वेव फंक्शन है दैट इज गिवन बाय साई। इफ इट इज अंडरगोइंग सम स्पेस ट्रांसलेशन, मतलब पार्टिकल जो है वो स्पेस के थ्रू मूव कर रहा है। आई एम कंसीडरिंग पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड ए लैटिस, देन ट्रांसफॉर्म्ड और स्पेस ट्रांसलेटेड वेव फंक्शन बिकम्स। तो जैसे ही पार्टिकल जो है हमारा एक पोजीशन पर्टिकुलर है एक्स से लेके एक जो मेरा सपोज करिए लैटिस पैरामीटर है दैट इज गिवन बाय ए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो पैरामीटर है दैट विल बी एक्स प्लस ए। तो पहले मेरा अगर वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स दे रखा है देन इट विल बी ट्रांसमिटेड टू साई ऑफ एक्स प्लस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं लैटिस में आगे मूव करता जाऊंगा, जैसे पार्टिकल मूव करेगा तो इमीडिएटली उसका जो वेव फंक्शन है दैट विल बी ट्रांसलेटेड, मतलब एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पे माइग्रेट करता जाएगा। तो इसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, तो मुझे पहले ही पता है कि अगर लैटिस में कोई वेव मूव कर रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ब्लॉच वेव। ठीक है, सो ब्लॉच वेव के साथ मैं अपने पार्टिकल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ब्लॉच वेव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी हम टेलर सीरीज की एक्सपेंशन कर देंगे। सो टेलर एक्सपेंशन के साथ हम इसको लिखेंगे। तो साई ऑफ एक्स प्लस ए कैसे लिखा जाता है, तो उसमें क्या रहेगा, तो उसका फर्स्ट एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस उसमें क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ प्राइम एक्स, एंड उसके पास फर्स्ट में वन फैक्टोरियल आ जाएगा, उसके बाद टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा, एंड उसका वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सो ऑन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, साथ में डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली इसको सीरीज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप वेव फंक्शन को टेलर सीरीज की एक्सपेंशन में लिखना चाहते हैं दैट कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल d रेज़ टू पावर n, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू साई ऑफ x। समेशन की जो सीरीज रहेगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो सारे की सारी सीरीज आप ऐसे ही लिख सकते हैं टेलर सीरीज को। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर आपने सॉल्व करना हो तो बिकॉज ई रेस टू पावर आपके पास अगर कोई एक्स रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल ऑन दिस समेशन, इसको आप कैसे लिखते हैं बेटा, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स की सीरीज होती है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग। तो इसको आप लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दिस स्टफ इन एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो इसको आप एक्सपोनेंशियली भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है एक्सपोनेंशियल वाला, इसका इसको कॉरेस्पॉन्डेगा। सो इट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस थिंग, एंड वेव फंक्शन आपका सेपरेट यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ ए रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इनटू डी रेस टू पावर एन बाय डी एक्स रेस टू पावर एन, ये आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन। तो ये जो एक्स रेस्ट पर एन है और एन फैक्टोरियल है, इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज आपने लिख ली है, आप लोगों को पता चल गया कि आयोटा ए इनटू दिस फैक्टर आपके पास यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको एक चीज और पता है कि ये क्या होता है, माइनस योटा एच क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स जो होता है दैट इज माय मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर को आपने यहाँ पे पी की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर दिया। अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा इसको आराम से अपने हिसाब से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ आप डिस्कस कर लेना। ठीक है जी। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा कोई लैटिस पॉइंट है, मेरे पास कोई वेव है, इट इज मूविंग थ्रू अ लैटिस, तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा, एक मिनट, ठीक है। सो अगर मेरे पास कोई लैटिस वेव है, मतलब कोई मेरे पास कोई लैटिस है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है, देन आई विल बी हैविंग अ वेव फंक्शन दैट कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम साई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स प्लस ए यूजिंग दिस इक्वेशन। तो मेरे पास क्या आएगा, साई ऑफ एक्स प्लस ए विल बी गिवन बाय एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा इनटू पी ऑफ एक्स इनटू साई ऑफ एक्स। तो ये वाला जो पैरामीटर है ये मुझे चाहिए था।
तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा इनटू पी ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, जो ए पैरामीटर है वो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर रहेगा। मतलब आपके जो लैटिस ये यहाँ पे दे रखा है, दिस इज देयर ट्रांसलेशन वेक्टर एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पैरामीटर है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसलेशन। मैं इसमें ए नॉट भी यूज कर सकता हूँ, A1 A2, जितना मैं आगे आगे लैटिस में मूव करते जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरे पास ट्रांसलेशन होती जाएगी। सो ए विल बी ए ट्रांसलेशन वेक्टर and there can be infinite number of parameters corresponding to this equation. दूसरा पैरामीटर बेटा मेरे ये पास यहाँ पे आ रहा है, दैट इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है बेटा, बिकॉज मैं ओनली वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, आई एम मूविंग माय पार्टिकल इन ओनली वन डायमेंशन। उस केस में मेरे पास क्या आएगा, जो मेरे पास मोमेंटम है दैट विल बी गिवन बाय पी ऑफ एक्स। मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इट इज माय जनरेटर, इसको हम जनरेटर बोलेंगे। आई होप आपने ये चीजें पहले पढ़ी होंगी। तो इट इज जनरेटर ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है बेटा। सो दिस इज इज जनरेटर। तो आपने जो ट्रांसलेशन जनरेट की है, मतलब पार्टिकल जो है आपका एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर मूव कर रहा है, एक लैटिस पॉइंट से दूसरी लैटिस पॉइंट में मूव कर रहा है, तो उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, इट नीड्स सम जनरेटर जो इसकी ट्रांसलेशन को जनरेट कर सके। अगर आपके पास कोई सर्कल है, उसमें अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो देयर विल बी ए रोटेशन ऑफ जनरेटर, मतलब रोटेशन को जनरेट करने के लिए आपके पास कोई ऑपरेटर होगा। तो दिस इज ऑपरेटर, और यू कैन से इट इज ए जनरेटर विच इज जनरेटिंग योर ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है आपकी रोटेशन को, ट्रांसलेशन को जनरेट कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है, मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में एक चीज और समझा देता हूं। तो अगर आपके पास ये वाला वेव फंक्शन है, इस केस में आपके पास लीनियर मोमेंटम आ गया, इट हैज टू बी कंजर्व्ड बिकॉज आपके पास सिमेट्री रिटेन रहनी चाहिए, बिकॉज लैटिस पीरियोडिक है, यहाँ पे सिमेट्री रिटेन रहनी चाहिए। अगर सिमेट्री रिटेन रखनी है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा देन इट विल बी एबल टू कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इफ एनी ऑपरेटर इज कंजर्व्ड देन इट्स कम्यूटेटर विद द हैमिल्टोनियन इट शुड बी इक्वल टू 0। सो बिकॉज पी ऑफ एक्स कम्यूट्स विद द हैमिल्टोनियन, तो इस केस में आपका जो सिस्टम है, मोमेंटम है, वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। एंड जो आपका जो पैरामीटर अल्फा है या ए है, इज सम रियल पैरामीटर। तो ये इसकी बेसिक फिजिक्स है जो ब्लॉच वेव के केस में आती है, इसको हमने आगे यूज करना है। अभी लिटरेचर स्टार्ट हुआ है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को आप ट्रांसलेट करवा रहे हैं थ्रू दी आगे मूव कर रहे हैं थ्रू दी लैटिस, तो उस केस में आपके पास जो वेव फंक्शन जनरेट हो रहा है नेक्स्ट टाइम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एंड पी और की कॉरेस्पॉन्डिंग एक फैक्टर जनरेट हो रहा है। एंड जो मोमेंटम है, मोमेंटम आपका जनरेटर है ऑफ द ट्रांसलेशन। इसमें आपके पास एक जनरेटर हो गया, एक आपके पास एक पैरामीटर हो गया। जो अल्फा पैरामीटर है दैट कैन बी इनफाइनाइटली लार्ज। इसमें क्या हो सकता है, आप कितनी भी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, दैट कैन बी A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन। then we can have infinite number of translations, there can be infinite translations for the A1 A2 and A3। so अल्फा आपके पास आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है। these elements form a set which satisfy all the axioms of the group। मतलब अगर आपने एक लैटिस चूज किया है, उसमें आपके पास सिमेट्री है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ट्रांसलेशन करवाई है, तो आपके पास ए सेट ऑफ parameters हो जाएगा, that will be A1 A2 and A3। so these are the parameters which will form a group। तो ये हमारे पास एक ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। so translation satisfy the group axioms and therefore group theory provides natural framework for studying these symmetries। तो लैटिस की सिमेट्री को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ब्लॉच वेव। तो इसका बेसिक रीजन और बेसिक पर्पस ये था। सो ग्रुप तो मेरे पास बन गया। ग्रुप के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो आपने ऑलरेडी पढ़े, कुछ लिटरेचर पहले पढ़ रखा होगा एमएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। उसको पढ़ने के लिए अगर कोई भी, अगर मेरे पास सपोज करो एक सेट ऑफ इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर उसको उसने किसी ग्रुप के लिए क्वालिफाई करना है, इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगी। मगर मतलब अगर आपके पास ग्रुप का एक एलिमेंट उठा लिया जाए, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैंने ग्रुप ये वाला नंबर ये वाला उठा लिया, दूसरा उसका ये वाला नंबर उठा लिया, तो अगर दोनों को मैं ऐड अप भी करूंगा तो जो उसका रिजल्ट रहेगा दैट शुड आल्सो क्वालिफाई फॉर दिस ग्रुप। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। मतलब इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, उसके केस में मेरे पास क्या रहेगा, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू सी, इट शुड आल्सो बिलोंग टू जी। तो मतलब जो उनका रिजल्ट है एडिशन के बाद, वो भी ग्रुप के अंदर ही आना चाहिए।
एंड इट शुड आल्सो बी एसोसिएटिव, मतलब ब्रैकेट का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता, मतलब a प्लस बी प्लस सी, चाहे ब्रैकेट इस साइड पे लगा दीजिए चाहे दूसरी साइड पे लगा दीजिए, कोई चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, विच इज आल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो तीसरा पार्ट हो जाता है यहाँ पे एक ग्रुप के हर एक ग्रुप में जो आप क्वालिफाई करवा रहे हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। हियर द आइडेंटिटी एलिमेंट शुड बी 0 बिकॉज 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3 यहाँ पे 3 के बराबर होना चाहिए, तो दे शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स हर एक ग्रुप में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक ग्रुप मेंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये आपके पास इनवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट क्वालिफाइज फॉर अ ग्रुप। तो ये आपकी ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप कैसे बनता है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट वाली है बेटा, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये काफी ज्यादा काम आएगी, अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप में क्या रहेगा, a टू b शुड बी इक्वल टू b इंटू ए, मतलब आपके पास अगर पैरामीटर्स को आप आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है वो वेरी नहीं करेगा, तो आपके ग्रुप मेंबर क्या रहेंगे, अबिलियन रहेंगे। तो इट विल बी अबिलियन ग्रुप। अगर ये रिजल्ट सेम नहीं रहता है दैट विल बी कॉल्ड अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन एंड नॉन अबिलियन को हम आने वाले टाइम में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हो गई, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आज तो मैं बेसिक बेसिक आपके पास ओनली जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा या फिर उसको थोड़ा सी एडिशन करके आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है जी। सो और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन ए ग्रुप, मतलब क्या रहेगा, अगर किसी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन हैव टू काइंड्स ऑफ ग्रुप। तो हमारे इसके ऑर्डर ऑफ द ग्रुप में कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप हो सकता है या फिर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्रुप भी हो सकता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे मैंने ब्लॉच वेव की बात की थी तो उसका एक रीजन था यूज करने का, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट ग्रुप कौन से होंगे, discrete group are those in which the number of elements of the group is the order of group। मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज करिए मेरा एक ग्रुप है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, जिस दीज आर दी फाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इस ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, इसका ऑर्डर इसके एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा, जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के ऑर्डर होता जाएगा। दूसरी चीज होती है बेटा कॉन्टिन्यूस ग्रुप, जिसके नंबर ऑफ पैरामीटर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स जो है दैट विल बी कंटेनिंग इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उस केस में क्या रहेगा, दैट विल हैव टू बी क्वालिफाई फॉर द कॉन्टिन्यूस ग्रुप रादर देन अ डिस्क्रीट ग्रुप। जिस ग्रुप के मेंबर्स है जो है इनफाइनाइट हो जाते हैं, सपोज करिए ब्लॉच वेव है, वहां पे आपके पास क्या है, मैंने एक पैरामीटर लिखा था ई रेस्ट पर योटा अल्फा इनटू पी, तो आप यहाँ पे अल्फा क्या था, इट मे बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आपने कितनी ट्रांसलेशन करवाई है, आप यू कैन हैव इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स हियर और इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि इसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, ऐसा कभी नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स उठाएंगे जितने आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे, दैट विल बी इट्स ऑर्डर। तो if this group in this group number of distinct elements can be considered to be infinite, तो इसमें elements infinite हो सकते हैं, just like for space translation a can have infinitely large values, so this group forms a continuous group। एंड इसमें कुछ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो होंगे वो डिसाइड करेगा कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा। सो जस्ट लाइक ली ग्रुप के केस में हमारे पास क्या है, दोज ग्रुप्स इन विच एलिमेंट्स डिपेंड एनालिटिकली ऑन ए फाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज इफ ए ग्रुप हैज एलिमेंट ए एंड बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज एनालिटिकल फंक्शन ऑफ ए एंड बी, इट फॉर्म्स ए ली ग्रुप। मतलब ली ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इनफाइनाइटली लार्ज होंगे, लेकिन उसमें जो रिजल्ट होगा वो जो इट विल बी डिपेंडिंग ओनली ऑन ए सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो ली ग्रुप के जो ऑर्डर होता है वो फाइनाइट होता है, लेकिन एलिमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं। कंपैक्ट ग्रुप कौन सा होगा, कंपैक्ट ग्रुप बेटा वो होता है जिसमें आपके पास बाउंडेशन एग्जिस्ट करती है, मतलब और पैरामीटर लार्ज हो सकते हैं, एलिमेंट्स लार्ज हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक बाउंड एग्जिस्ट करेगी। जस्ट लाइक रोटेशन, जो रोटेशन का अगर कोई ग्रुप बनता है तो रोटेशन हमेशा ही 0 एंड 2 पाई के बीच में आएगी, तो देयर विल बी बाउंडेशन, उनकी एक लिमिट रहेगी, उससे बाहर वो नहीं जाएंगे। आर पैरामीटर क्या है, आर पैरामीटर कंटीन्यूअस ग्रुप इज कंपैक्ट इफ डोमेन इज बाउंड एंड
क्लोज्ड, मतलब उसकी जो डोमेन है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करती है। इसका हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो ली ग्रुप वगैरह है वो हमें आगे यूज करेंगे। जैसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा काम आएगी। रिप्रेजेंटेशन का जो चक्कर है बेटा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर आपके पास ग्रुप एलिमेंट्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास ऑपरेटर आ जाते हैं, तो ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, एंड दे विल बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज दोज ऑब्जर्व्ड फॉर द ग्रुप। मतलब अगर आपके पास एक ग्रुप है, सपोज करिए इसमें 3 पैरामीटर है, उसके बाद क्या किया आपने, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन जनरेट की, दैट इज टी ऑफ ए, टी ऑफ बी एंड टी ऑफ सी, which will correspond to these elements and they will behave in the same manner as those observed for the group elements। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट है या नहीं है, दैट विल बी डिफरेंट स्टोरी। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको रिप्रेजेंटेशन काउंट कर सकते हैं। मतलब टी ऑफ सी विल बी रिप्रेजेंटेशन फॉर द ग्रुप मेंबर सी, और यू कैन से दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। मतलब अगर ये वाला ग्रुप जी है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी रिप्रेजेंटेशन टी वाली बनाई है, इट विल बी ए रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस ग्रुप। मतलब ग्रुप को मैं मैट्रिसेस के साथ भी बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, या उसको काफी सारे पैरामीटर को इंप्लीमेंट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऐसी कुछ ना कुछ खिचड़ी हम पकाएंगे। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप मैंने बेसिक लैंग्वेज में तो बता दिया बेटा। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप देयर इज एसोसिएटेड एन ऑपरेटर, तो अगर आपके पास कोई मेंबर है ग्रुप का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जो प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई हो रही है, सेम प्रॉपर्टीज आपके ऑपरेटर की सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब इफ a इंटू बी इज इक्वल टू सी, दैन जी ऑफ ए जी ऑफ बी विल बी इक्वल टू जी ऑफ सी। तो जो प्रॉपर्टीज ग्रुप की है, सेम प्रॉपर्टीज अगर आपका ऑपरेटर फॉलो कर रहा है, देन इसके उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। उसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक अगर मैं सपोज करिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी फॉरेन विजिट पे नहीं जा पाते, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जा पाता है, लेकिन ही विल बी हैविंग द अथॉरिटी टू टॉक इन टू ऑन हिज बिहाफ, तो उसको हम बोलेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। ठीक है। So then the operator form a G of A for A representation, form a representation of the group. The representation of the group is also a group of linear transformations such that to each operator there corresponds a one linear transformation of the group। तो इस चीज को हम लेटर ऑन स्टेजेस में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारे पास पॉलीमेट्रिक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही हमारे पास SU2 सिमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हम O3 सिमेट्री स्टार्ट करेंगे, या फिर SU3 या फिर SU6 हम सिमेट्री स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमें इसकी इन चीजों का फिजिकली मीनिंग समझ में आने लगेगा कि अगर हमारे पास पार्टिकल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिसेस में, एंड उसको कैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ हम दिखा पाएंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो सिमेट्री को कॉरस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, या फिर हमारे जो रिजल्ट है वो फिजिकल है या नहीं है। तो ये चीजें हम डेली लाइफ में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ रहे हैं वो ओनली एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ इनको दोबारा आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। सो हम अगर हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशंस हैं अलग अलग ऑफ द सेम ग्रुप, अगर दोनों को हम लिंक कर पा रहे हैं थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज जी प्राइम, जो एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है, इट कैन बी रिलेटेड विद द अनदर रिप्रेजेंटेशन दैट इज जी थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ए इनवर्स जी ऑफ ए, देन बोथ आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन को हम इस मेथड के साथ रिलेट कर पाए, देन दे विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इसमें कई बार हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स यूज करके मैट्रिसेस को इंप्लीमेंट करके अपने रिजल्ट वगैरह बेसिस चेंज करके हम रिजल्ट बना सकते हैं। हमारे पास काफी ज्यादा सोल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इस केस में हम काफी फायदे में रहते हैं। So representations are important in physics because they describe how the symmetry groups of a physical system affect solution of equation describing the system। ये आपको तब पता चलेगा जब हम SU2 या SU3 की बात करेंगे, बिकॉज आपके पास ग्रुप मेंबर तो दे रखे हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैट्रिक्स में सिस्टम कुछ चाहिए, आपको उसको किस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हर एक पार्टिकल मैट्रिक्स सिस्टम में आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पास सिमेट्री रिटेन होती है या नहीं है, या उस पार्टिकल फिजिकली आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या उसकी क्वालिटीज को कैसे सिग्निफाई करेंगे। आपके पास कलर सिमेट्री है, चार्ज सिमेट्री है, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करके आप किसी थर्ड पार्टिकल का चार्ज ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर डेल्टा प्लस पार्टिकल है उसकी सिमेट्री कैसी आएगी, या डेल्टा प्लस प्लस है, कलर चार्ज कैसे बनेगा, वो सारे का सारा पार्ट हम वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो बाकी चीज हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। एक स्टूडेंट ने बेटा मुझसे पूछा था कि ग्लूऑन्स जो होते हैं वो 8 ही क्यों होते हैं, वाई ग्लूऑन्स आर 8।
बिकॉज मेरे पास क्या है बेटा, ग्लूऑन्स जो होते हैं कन्फाइनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज इनसाइड दी न्यूक्लियन ही एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोजन के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। ग्लूऑन के 3 तरह के ग्लूऑन 8 क्यों होते हैं मेरे पास? अगर कोई सपोज करिए कोई भी क्वार्क है, सपोज करिए आप क्वार्क है, यहाँ पे इसको समझ लेना हल्का सा। अब क्वार्क एक क्वार्क है, उसका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा, दूसरा उसका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम भी एग्जिस्ट करेगा, उसका राइट हैंडेड पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, उसके बाद उसका कलर भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका रेड, उसका ब्लू वर्जन एंड उसका ग्रीन। मतलब ये कलर नहीं है बेटा, इट इज ए 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क, मतलब उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सपोज करिए एक इंसान है, एक ह्यूमन है, उसकी 3 डायमेंशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक्स वाई एंड जेड। अगर एक्स साइड में मूव करेगा, वाई में करेगा, जेड में करेगा, इट विल बी हैविंग 3 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड उसको हम क्या बोलते हैं? हम कलर सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे उसके पास रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यहाँ पे 3 तरह की अलग अलग सिमेट्रीज एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम उसके पास क्या रहेगा? 3 तरह के कलर आएंगे, 3 तरह के डिफरेंट क्वार्क हो जाएंगे यहाँ पे। दैट इज कॉल्ड u of x, u of y एंड u of z। तो ये 3 तरह की सिमेट्रीज हमारे पास आ जाती है। सो ग्लूऑन जो होता है, ग्लूऑन के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल एंड सॉरी कलर एंड एंटी कलर जो होता है, दैट इज आर आर बार हो सकता है। ग्लूऑन में हमेशा क्या रहेगा? कलर एंड एंटी कलर का पेयर रहेगा हमेशा। सपोज करिए आर रेड ब्लू हो सकता है, रेड ग्रीन हो सकता है, तो ऐसे कलर आपके पास देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपके पास 3 कलर हैं, उसके पास क्या होगा? 3 कलर हो गए बेटा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ही उसके एंटी कलर हो गए। ठीक है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा? इट शुड बी 9 हेयर। तो 9 तरह के होने चाहिए। लेकिन अगर मैं SU3 सिमेट्री की बात करता हूँ, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? n² - 1। मतलब इसमें क्या रहेगा? n² - 1 कितना रहेगा बेटा? 3⁻² -1। आंसर कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे बेटा? यहाँ पे 8 ही रहेंगे। तो जो आर आर बार है प्लस बीबी बार प्लस जीजी बार जो कॉम्बिनेशन है, वो नॉन इंटरेक्टिव रहना चाहिए। तो इसकी जो बेसिक फिजिक्स है वो ये है कि नॉन इंटरेक्टिव रहना चाहिए। वो ग्लूऑन दूसरे ग्लूऑन को इमिट ना करे। अगर आपके पास एक ग्लूऑन है, इट शुड नॉट इमिट अनदर ग्लूऑन। वो रेडिएटिव नहीं होना चाहिए, अगर वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसके केस में हमारे पास वो सेफ नहीं रहेगा। इट शुड नॉट बी एबल टू अमिट अनदर ग्लूऑन। तो इस केस में हमारे पास 8 ही ग्लूऑन्स बचते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा जो है, इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो 3x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स बनती है, वो हम लेटेस्ट स्टेजेस में बात करेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स कैसी होती है? तो ग्लूऑन्स आपके बेटा 8 ही होते हैं, 9 नहीं होते। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर कुछ नहीं पता चला तो आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। अगर कोई फिर भी डाउट बचता है तो मेरे पास आ जाइए। अगर हम मैं सेपरेटली समझा दूंगा, बिकॉज क्लास लेक्चर में ये चीज डिस्कस करना भी पॉसिबल नहीं है। टिल वी आर इन द 4th यूनिट, जब तक हम 4th यूनिट में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इसको प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू नेक्स्ट टाइम।